हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस एनवायरनमेंट के वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उन सबको आज हम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एसिड रेन क्या होता है? देखिए, किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन मतलब जहाँ पर किसी भी टाइप का जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो नीचे की तरफ आता है, मतलब एटमॉस्फेयर से ग्राउंड की तरफ आता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर देखो, रेनफॉल भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है। फॉग क्या होता है? वो रेनफॉल नहीं होता है पूरी तरीके से। फॉग का मतलब होता है जहाँ पर सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। देन मिस्ट, स्नो, ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। तो एसिड रेन का मतलब होता है किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन जो कि नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो रेनफॉल होता है यानी कि जो रेन वाटर होता है वो अपने आप में ऑलरेडी थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, अपने आप में थोड़ा एसिडिक होता है, बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता हुआ आता है एटमॉस्फेयर से। सो एटमॉस्फेयर से जब भी CO2 मिलेगा तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, लेकिन उसे हम एसिडिक नहीं कहते, उसे हम एसिड रेन नहीं कहते। एसिड रेन तभी कहेंगे जब रेन वाटर का जो pH है, pH उसका 5.6 से कम हो जाए। नो, pH स्केल आपको पता है, pH स्केल 0 से 14 तक का होता है pH स्केल, जिसमें 0 एक एंड पे होता है, 14 दूसरे एंड पे होता है, 7 बीच में होता है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल है, मतलब pH उसका न्यूट्रल है। अगर वो नीचे की तरफ आएगा मतलब 0 की तरफ आएगा, इसका मतलब है कि वो चीज़ एसिडिक होती चली जा रही है, और पीछे की तरफ जाएगा यानी कि 14 की तरफ जाएगा, इसका मतलब है वो चीज़ बेसिक होती चली जा रही है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो रेनफॉल ऑलरेडी थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन जब तक उसका pH 5.6 ना आ जाए या फिर उससे कम ना हो, तब तक हम उसे एसिड रेन नहीं कह सकते। नाउ, जैसा मैंने आपको बताया pH स्केल के बारे में, 0 से 14 होता है, ठीक है, और 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा बेसिकली, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं किसी चीज़ का pH 4 है, ठीक है, किसी चीज़ का अगर pH 4 है और किसी दूसरी चीज़ का pH अगर 5 है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? दोनों के बीच में एसिडिटी का डिफरेंस कितना है? तो ध्यान रखना, 10 टाइम्स डिफरेंस होता है। और अगर 5 से लेकर के 6 है, मान लो किसी तीसरी चीज़ है उसका pH 6 है, तो देखो 4 और 5 के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंट है, 5 और 6 के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो 4 और 6 के बीच में 100 टाइम्स का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। सो ये 10 के मल्टीपल्स में मूव करता है pH का स्केल जो है वो। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, pH जो है वो पूरा का पूरा एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो है हाइड्रोजन आयन का लेवल। बस इतना ध्यान रखिए, कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जो फ्री आयन होता है ना, H+ आयन जो होता है, इसी के कारण एसिडिटी बढ़ती है या फिर कम होती है, यानी कि pH लेवल बढ़ेगा या कम होगा वो हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होंगे तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। हाइड्रोजन आयन का लेवल जब इंक्रीज होगा तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, एंड ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हो जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, तो एसिड का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है कि भले ही 0 से 14 के बीच में रेंज है pH का, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका pH 0 से कम भी हो सकता है, एंड कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका pH जो है वो 14 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो इट इज़ टोटली पॉसिबल फॉर एनी कंपाउंड टू गो बियॉन्ड 0 से 14 वाला स्केल। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए। पहली चीज़ तो एसिड रेन, जब रेनफॉल का pH जो है, रेन वाटर का pH जो है वो 5.6 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तब हम उसे एसिड रेन कहेंगे। और 5.6 हो रहा है इसका मतलब है 7 से कम हो रहा है, इसका मतलब है एसिडिक हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अलावा देखो, हाइड्रोजन आयंस का हमने देख लिया ऑलरेडी। हाइड्रोजन आयंस की जो कन्वर्टिबिलिटी है और जो उसका प्रेजेंस है वो एक्चुअली शो करता है कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर चीज़ एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। हाइड्रोजन आयंस का लेवल जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी एसिडिक होगी, एंड लेवल जितना कम होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन का जो कंटेंट है वो जितना कम होगा उसके लेवल उतना कम होगा। ऑलराइट, अब देखिए कौन कौन से गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है एसिड रेन के अंदर। तो पहला है सल्फर ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। बस आपको ये दो ही चीज़ याद रखनी है। जो सल्फर ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये दो गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाकर एसिडिटी कॉज करते हैं रेन के अंदर। कैसे करते हैं देखो, सिंपल वर्ड्स में, जो सल्फर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। यही सल्फ्यूरिक एसिड रेन वाटर के साथ में ज़मीन के ऊपर आता है। और सेकंड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, और वो भी ऑब्वियसली ज़मीन पर आता है रेनफॉल के साथ में। वंस अगेन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, और इन दोनों में दोनों ही जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि रेनफॉल के साथ में सरफेस तक आते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सो
क्या हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब भी रेनफॉल होगी और अगर उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, यानी कि एसिड रेन अगर हो रहा है, तो ऑब्वियसली सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, देखो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इसलिए आएगा बिकॉज, याद कीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। नाइट्रिक एसिड जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन है। सो नाइट्रोजन यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, और नाइट्रोजन जब भी नीचे की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एसिड रेन को बढ़ावा देगा, एसिड रेन को बढ़ाएगा, और ऑटोमेटिकली सॉइल तक भी नाइट्रोजन पहुँचेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसा मैंने आपको बताया, एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा सल्फर ऑक्साइड से, और एक तरफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा नाइट्रस ऑक्साइड से, और दोनों ही ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के मिलने के कारण होते हैं। नाउ अब एक चीज़ और है कि एसिड रेन कहाँ पर हो रहा है, उसके ऊपर दो चीज़ें डिपेंडेंट होती है। वो चीज़ या तो वेट डेपोजिशन हो सकता है, फिर ड्राई डेपोजिशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर एसिड रेन ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे वेदर वेट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह का माहौल है, वहाँ पे बारिश वगैरह हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर डेपोजिशन को हम कहते हैं वेट डेपोजिशन। मतलब एसिड जो नीचे गिरता है वो वेट के फॉर्मेट में आता है और डिपोजिशन होता है उसका, मतलब ग्राउंड के ऊपर, अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर। अगर वो बारिश के साथ आएगा तो ऑब्वियसली वो वेट होगा, और अगर बारिश वाला कंडीशन नहीं है, मतलब लेट्स सो वेदर अगर ड्राई है, तो वहाँ पर ड्राई डेपोजिशन होता है। ड्राई डेपोजिशन का सीधा सा मतलब है वहाँ पर डस्ट या फिर स्मोक के फॉर्म में आएगा। मतलब एसिड तो जरूर नीचे आता है, बट वो वाटर के फॉर्मेट में नहीं आता, वो डस्ट के फॉर्मेट में आता है, वो स्मोक के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो एसिड रेन नीचे आता है उसमें से 50%, ऑलमोस्ट आधा जो एसिडिटी है वो बेसिकली ड्राई डेपोजिशन के थ्रू आती है, एंड आधी जो है वो वेट डेपोजिशन के थ्रू आती है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि सिर्फ वेट ही मतलब जो एसिड रेन है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के कारण ही नीचे आ सकती है, ऐसा नहीं है। रेनफॉल के अलावा वो डस्ट के साथ भी नीचे आ सकती है, स्मोक के साथ भी नीचे आ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यूपीएससी 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय विच गैसेस। सिंपल, तो पहला बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो आपको बताना है इन चारों में से कौन से ऐसे गैसेस हैं जिसके कारण बेसिकली एसिड रेन फॉर्म होता है। सो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर, आई होप आप समझ भी गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करेगा। अब देखो, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आई होप आपको इस याद होगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेन वाटर जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ऑलरेडी वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। लेकिन उतनी एसिडिटी काफ़ी नहीं है किसी रेनफॉल को एसिड रेन कहने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, लेकिन उतनी एसिडिटी काफ़ी नहीं है किसी भी रेनफॉल को एसिडिक कहने के लिए। एसिडिटी अगर लेकर आनी है तो उसका पीएच जो है 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कम होगा तो वो चीज़ करने की सिर्फ काबिलियत दो ही चीज़ों के अंदर है, वो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तभी जाकर हम एक पर्टिकुलर रेनफॉल को एसिड रेन कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके कारण एसिड रेन फॉर्म होता है। ऑलराइट, सिमिलर बेसिस पर देखो 2013 के बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो कि एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे था। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये चार गैसेस के नेम दिए हुए हैं, एंड द क्वेश्चन सेज एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। इनमें से क्या है जो एसिड रेन का कॉज है? तो आई होप आप आराम से बता पाएंगे। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और एक सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि 2 and 4। सो 2 and 4 आपका आंसर यहाँ पर है, तो आंसर विल ऑटोमेटिकली भी 2 and 4। आई होप दिस इज अब वेरी ईजी कंसेप्ट, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि एसिड रेन किस तरीके से एक्जैक्टली फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, अब हम कुछ इफेक्ट्स देखते हैं एसिड रेन के। पहली चीज़ तो सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी एसिड सॉइल के ऊपर पड़ेगा तो ऑब्वियसली सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हटा देगा, उसको लीच आउट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा, जिसके कारण सॉइल जो है पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है बिकॉज एसिड जो है वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर आता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को हटा देता है। इसके अलावा अगर एसिड जो है प्लांट के रूट्स तक पहुंचेगा तो रूट्स भी एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्लांट के रूट्स भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन सॉइल्स जो हैं उसके ऊपर एसिड रेन का इम्पैक्ट कम होता है, बिकॉज ये देखा गया है कि अक्सर जो हमारे सॉइल्स हैं, इंडिया के जो सॉइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अल्कलाइन इन नेचर है। अल्कलाइन मतलब बेसिक है,
मतलब बेस की तरफ है। तो जब हम लोग ऑलरेडी बेसिक है, हमारा सॉइल ऑलरेडी बेसिक है, और जब हमारे सॉइल्स पे एसिडिटी मतलब एसिड रेन गिरता है तो वो बेस एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इंडियन सॉइल्स के ऊपर। जस्ट प्लीज़ कीप इट इन माइंड, इतना ही ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मल केसेस में जब भी सॉइल के ऊपर एसिड गिरेगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स को लीच आउट कर देगा, जिसके कारण सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। लेकिन इंडियन सॉइल्स के ऊपर ये चीज़ नहीं काम करती है, बिकॉज इंडियन सॉइल्स ऑलरेडी बेसिक इन नेचर है, जिसके कारण जब भी एसिडिक एनवायरनमेंट के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, मतलब एसिड गिरता है इसके ऊपर, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली अगर एसिड रेन डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर गिरेगा तो हमारे स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकती है, आइज़ के ऊपर इरिटेशन हो सकती है। और किसी तरीके से हमने देखो, अगर ड्राई एरियाज़ है, ड्राई एरियाज़ में अगर वो स्मोक की तरह नीचे आएगा एसिड, और हम उसे अगर इनहेल कर लेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण हमें लंग रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे कैंसर तक यहाँ पर कॉज हो सकता है अगर एसिड रेन लगातार किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर बार बार गिरती रहे तो। नेक्स्ट, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर क्या एनवायरनमेंट पड़ सकती है? देखो, जो फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी की सरफेस के ऊपर या फिर जो पानी के ऊपर पत्ते होते हैं उनके सरफेस के ऊपर अपने एग्स को एंड स्पर्म्स को डालते हैं। नाउ ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर जो जेनेटिक मटीरियल्स हैं, इनको प्रॉपरली ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर पीएच एनवायरनमेंट चाहिए। अब अगर उनको एक प्रॉपर पीएच एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है अगर एसिड रेन यहाँ पर आता है तो। नेक्स्ट चीज़, अगर कोई पर्टिकुलर लेक है, उस लेक के अंदर एसिड वाटर बहुत सारा गिर जाए, मतलब रेन वाटर जिसमें एसिड है वो बहुत सारे गिर जाए, तो वहाँ के सारे माइक्रोब्स मारे जाते हैं। और माइक्रोब्स मारे जाने के कारण ऑब्वियसली देखो, माइक्रोब्स जो है एक इंपॉर्टेंट चेन होते हैं फूड चेन के अंदर, एक इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं। माइक्रोब्स मरने के कारण जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और वो जो लेक है वो पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव हो जाती है। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बात करें तो देखो, प्लांट जो है, प्लांट के जो क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल ध्यान रखिएगा, प्लांट के पत्ते जो होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल्स होते हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। वो क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो एसिड, और डिस्ट्रॉय होने के कारण फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, जब भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, लेट्स से कोई चीज़ मेटल का बना हुआ है और वो मेटल की चीज़ के ऊपर अगर एसिड गिरेगा तो उस मेटल की अंदर की जो मेटालिक सब्सटेंसेस है ना उसको लीच आउट कर देता है, उसको बाहर निकाल लेता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का मेटल है, उसको लीच कर देगा, लेड को लीच कर देगा, मर्क्यूरी को लीच कर देगा, जिसके कारण ये पर्टिकुलर मेटल के जो ये लीच्ड मटीरियल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, वो नीचे ग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है और पीने के लायक नहीं बचता। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखो, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे फंजी होते हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। देखिए, ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं, ज़्यादातर जो प्रोटोजोआज हैं, ध्यान रखिएगा, ये लोग न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो एसिडिक में रह सकते हैं, बट मेजॉरिटी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द फंगी एसिडिक एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। और बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, स्पेशली ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जिसे हम साइनोबैक्टीरियाज भी कहते हैं, ये सब के सब अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। फिर से देखिए, बैक्टीरिया, नॉर्मल प्रोटोजोआ, ये सब न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर पीएच ना बढ़ा हो ना कम हो। नेक्स्ट, फंगी कहाँ रहते हैं? एसिडिक एनवायरनमेंट में। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरियाज कहाँ रहते हैं? बेसिक एनवायरनमेंट में, यानी कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। तो तीनों के अपने अपने एनवायरनमेंट फिक्स है, तीनों के अपने अपने हैबिटेट फिक्स है। अगर हम इस हैबिटेट से छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। बट जब भी एसिड रेन गिरेगा तो ऑब्वियसली ये जो बैक्टीरियाज हैं जो कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे, इनको तो एसिड के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, और एसिड के एनवायरनमेंट में रहने के कारण ये बैक्टीरियाज यहाँ पर सारे के सारे मारे जाएंगे। सिमिलरली ब्लू ग्रीन एल्गीज जो कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहना चाहते थे, यहाँ पर एसिड रेन गिरेगा तो ऑब्वियसली इनका जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण ये पर्टिकुलर बैक्टीरियाज भी मारे जाएंगे। सो सिंपल वर्ड्स में बोलो, एसिड के आने के कारण बैक्टीरियाज, भले ही वो ज़्यादातर बैक्टीरियाज हो या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज हो, वो सब के सब मारे जाते हैं और सिर्फ फंजी बचते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर, लेट्स से कि अगर एक इकोसिस्टम है जहाँ पर बैक्टीरियाज और फंजी दोनों रह रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर एसिड रेन आता है तो वहाँ पर सारे के सारे बैक्टीरियाज के मारे जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और फंजी बच जाएगा वहाँ पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी एसिड रेन आएगा तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसको बैक्टीरिया पॉपुलेशन से हटा करके उसको एक फंजी पॉपुलेशन बना देगा, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकते, फंजी कर सकते हैं।
आई होप इट इज़ क्लियर। ये भी एक्चुअली शो करता है, अडेप्टेबिलिटी की बात शो करता है कि कौन पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज कितना अडेप्टेबल है, कौन ऑर्गेनिज्म कितना अडेप्टेबल है, और जितना ज़्यादा अडेप्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एसिड रेन को बेसिकली टॉलरेट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक एनवायरमेंट को बैक्टीरिया बाउंड से हटा करके फंजी बाउंड कर सकता है एसिड रेन। नेक्स्ट, बहुत सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मटेरियल्स, अगर हम इन सब की बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो मार्बल्स की या फिर लाइमस्टोन वगैरह से मिलकर बनी होती है। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। नाउ ये तो आप जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने समय चूना का इस्तेमाल डेफिनेटली किया जाता है, मतलब लाइमस्टोन का इस्तेमाल डेफिनेटली किया जाता है। नाउ लाइमस्टोन जो है वो डायरेक्टली एसिड का, अगर देखो डायरेक्ट एसिड अगर लाइमस्टोन के ऊपर गिरेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लाइमस्टोन विल बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली मार्बल जो है वो कोरोड हो जाता है, मतलब कि खुरदरा हो जाता है, मतलब उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अगर आप ताजमहल देखेंगे तो ताजमहल के अंदर पीलापन आ रहा है, राइट, बट उसको बनाया गया था व्हाइट मार्बल के थ्रू। तो व्हाइट मार्बल के थ्रू बनाया गया था, बट अभी वो येलोइश हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। इसे हम मार्बल कैंसर टर्म देते हैं, मतलब कि द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन मार्बल्स, स्पेशली ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स जो कि मार्बल्स की या फिर लाइमस्टोन की बनी हुई है, उसके कारण जो भी डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम मार्बल कैंसर कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पर एक कंसेप्ट और है कि एसिड रेन कौन कौन से एरियाज में हो सकते हैं। देखिए, अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करो तो जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है वहाँ पर एसिड रेन होंगे, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। बट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को फॉर्म होने के लिए आपको सल्फर ऑक्साइड चाहिए और नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए, और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ही एक टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और इंडस्ट्रीज से निकल के बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तब वो जाकर के एसिड रेन को कॉज करते हैं। सो वो सारे रीजन जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत सारा प्रेजेंट है और बहुत सारे वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, इन सारी कंट्री के अंदर बेसिकली एसिड रेन के एरिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो 1974 में बॉम्बे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, और इसलिए बॉम्बे के अंदर भी एसिड रेन को देखा गया था, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब एरियाज़ में भी आपको एसिड रेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सॉइल की बात करो तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हम लो पीएच वाले सॉइल देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा जो इंडिया का नॉर्मल बेसिकली सॉइल की कंडीशन है वो बेसिक है, यानी कि अल्कलाइन है, बट लगातार एसिड रेन गिरने के कारण बहुत जगहों पर सॉइल जो है वो धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देखो, पहले जब बारिश होती थी तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज ना होने के कारण बारिश का पानी बहुत ही साफ़ होता था, बट धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के डेवलपमेंट के कारण हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप किए हैं, और इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में गया है, जिसके कारण वहाँ पर एसिड रेन फॉर्मेशन हुआ है, और वो बेसिकली पानी के साथ नीचे आ रहा है, जिसके कारण वहाँ का सॉइल जो है अब धीरे धीरे एसिडिटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक होता जा रहा है। देन कर्नाटका और केरला, इन दोनों का जो कोस्टल एरिया है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। देन कम्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ द जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, देखो कर्नाटका, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो ईस्टर्न कोस्ट है इंक्लूडिंग बिहार, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिकली सॉइल की पीएच कम होती जा रही है, मतलब एसिडिक होती जा रही है। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट जो मानसून्स आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ये इन्हीं एरियाज़ को सबसे पहले टैकल करते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब मानसून आते हैं उस समय में जितना भी पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है वो सारा पॉल्यूटेंट्स एसिड रेन बन करके नीचे गिरता है, स्पेशली जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सारा का सारा जो है वो नीचे गिरता है, वो बनकर मतलब पॉल्यूटेंट्स बनकर एसिड रेन बनकर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सॉइल की कंडीशन है वो कंपैरेटिवली एसिडिक होती जा रही है। एंड लास्ट सेगमेंट यहाँ पर ये है कि एसिड रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए देखो, जो फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सल्फर कम होना चाहिए। सल्फर कम होगा तो ऑटोमेटिकली सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जाएगा एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। और सेकंड जो है वॉश्ड कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, कोल के बदले में वॉश्ड कोल का इस्तेमाल करें तो वॉश्ड कोल क्या होता है? देखो, जो हमारा कोल अर्थ के अंदर से निकलता है उस कोल को अगर हम प्रॉपरली मैकेनिकली वॉश कर दें, जिसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि ऐश हो गया, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, राइट, सैंड हो गया, ग्रेनाइट्स हो गए, इन सबको अगर हम बाहर निकाल दें तो ऑटोमेटिकली कोल का कंबशन बढ़ जाएगा। तो इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सबके सब इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हो रही है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा, अगर कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो मेजॉरिटी पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे ही नहीं। तो अगर हम किसी तरीके से कोल को वॉश कर दें, मतलब मैकेनिकल वॉशिंग कर दें, जिसके थ्रू
जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हम बाहर निकाल दें, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलने का जो वो है प्रक्रिया है वो वहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो पानी है, जो वाटर बॉडीज़ है, उसके अंदर अगर एसिडिटी बढ़ गई है एसिड रेन के कारण, तो उसके अंदर हम लाइम को मिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइम स्टोन को नहीं, लाइम स्टोन चूना होता है, लाइम एक डिफरेंट चीज़ है, लाइम को मिला सकते हैं। लाइम बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है और वो एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, एसिड रेन की तरह। मतलब कि अगर पानी एसिडिक हो गया है, लाइम मिलाने से हम बेसिकली बेस को मिला रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पानी का वाटर। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर एसिड रेन जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो भी आपको समझ आ गए। अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली उन गैसेस के अराउंड है जो गैसेस एसिड रेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।